ऑलराइट गाइस, दिस इज अताइजुल जलाल ए द फिल्मी भाईजान। आज की इस वीडियो में मैं द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट को आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैं द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी जो फिल्म्स हैं उनका आपस में जो कनेक्शन है उसको एक ही वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से एनिमेशन के साथ आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो नजर आ जाएगी। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको ये मूवी का जो एक्सप्लेनेशन है वो शायद समझ में ना आए। इफ यू आर न्यू ऑन कॉन्जरिंग यूनिवर्स, और नॉर्मल व्यूअर्स जो कि मेरी तरह फैन है दी कॉन्जरिंग यूनिवर्स के, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं द कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट के जो सीन्स हैं उनको बारी बारी ब्रेक डाउन करके स्टोरी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इस फिल्म के बारे में कोई डिटेल मिस ना करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। When they looking at me, but I know that's my only disguise. I be trying to get away from my problems. Yeah, you can run, but you can't hide. I've been up fighting my demons, and they be trying to pull me in. Yeah, every night I seen them. I won't back down, I'ma beat them. Yeah, I've been up. अब साल है 1981 जुलाई 18, जब एड और लोरेन वारन को डेविड नाम के बच्चे का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बुलाया जाता है और इनके साथ होते हैं फादर गॉर्डन। फादर गॉर्डन को हम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर पहले भी हम जानते हैं। अब ग्लेजल फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका बेटा जो कि 8 साल का है कि वो पोजेस्ड है डीमन द्वारा। फिल्म के स्टार्ट में ही हमें ऐड दिखाया जाता है जो कि बाइबल से कुछ वर्सेस को रिसाइट करता है। इसके बाद कहता है कि अब हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए और ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। और हम अर्नी को देखते हैं जो कि डेविड को जाकर मोटिवेट करता है कि वो जो कोई भी डीमन तुम्हारे पीछे है हम उसके साथ लड़ेंगे, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो। अब अर्नी दरअसल डेविड की बहन का मंगेतर है। अब जैसे ही सब लोग अपने अपनी जगह पर सो जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि डेविड को यहाँ पर नॉक नॉक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। डेविड को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और हर चीज़ में से खड़ खड़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पर छोटे मोटे जंप स्केयर आते हैं और डेविड यहाँ से भाग कर चला जाता है बाथ टब के पास। उसमें घुसकर वो अपने आप को छुपा लेता है। और यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था जब कर्टन के ऊपर लगे हुए वो छोटे छोटे रिंग्स हमें हाथ की तरह नज़र आते हैं और वो कर्टन्स के ऊपर जो रिंग्स होते हैं वो हाथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि रिंग्स कौन से हैं और उसके हाथ कौन से हैं डीमन के। वेल, ये एक बहुत ही अच्छी डिटेल थी द कॉन्जरिंग 3 के अंदर। इसके बाद शावर में से पानी की जगह ब्लड निकलने लगता है। अर्नी की चीखें सुनकर सब घर वाले जाग जाते हैं। एड और लोरेन भी आकर देखते हैं कि आखिर डेविड को क्या हो गया। ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। अब जो डेविड है वो पोजेस्ड हो चुका है डीमन द्वारा, तो वो अपने पिता पर ही आकर ग्लास के एक टुकड़े से अटैक कर देता है। वो ग्लास का टुकड़ा अपने पिता की टांग में मारकर उसको मोड़ देता है और इतने में डेविड को ये लोग संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं। एड और लोरेन डेविड को वापस टेबल पर लिटाते हैं, उसको पकड़कर संभालने की कोशिश करते हैं पर वो है जो संभालने का नाम नहीं ले रहा। फादर गॉर्डन यहाँ पर उसके मुंह के ऊपर होली वाटर छिड़क देते हैं पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बारी बारी सबको मारता है और यहाँ पर अनकंट्रोल हो जाता है और वो यहाँ पर लपक जाता है एड के ऊपर। और एड का जो हार्ट है उसके ऊपर कुछ हाथ रखने से उसके हार्ट को इफेक्ट कर देता है। एड को हार्ट अटैक होने लगता है। इतने में ही ऑर्नी यहाँ पर सामने आकर डेविड को उठा लेता है और उस शैतान से बातें करने लगता है कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझको पोजेस करके दिखाओ। तुम कायर हो, तुम छोटे बच्चे से क्या लेते हो, उस बच्चे को क्यों परेशान करते हो। अब ये सब देखकर एड ऑर्नी को रोकने की कोशिश करता है पर इतने में ही जो डेविल है डेविड से निकलकर ऑर्नी में आ जाता है और एड ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने में एड को हार्ट अटैक हो जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है पर वो किसी को ये सीन नहीं बता पाता। अब जो डेविड का जो डीमन था वो ऑर्नी में आ चुका है। लोरेन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कॉल करवाती है 911 को ताकि एड को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करवाया जा सके। अब इसी सारे एग्जॉर्सिज्म के दौरान लोरेन को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो एक औरत को देखती है जो कि कुछ सैटेनिक रिचुअल्स को कर रही है। ये शायद कोई विच है या क्या, ये हम अभी आगे चलकर जानेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्नी को जो कि अब डिमोनिक पोजेशन में आ चुका है। इसको रातों को अब नींद नहीं आती, हर वक्त इसके कान जो है वो बजते रहते हैं, हर वक्त इसे कुछ ना कुछ सुनाई देता रहता है। इसको ठंड लगती है। सेम अब इसकी ये वही हालत है जो कि कभी डेविड की हुआ करती थी पर अभी ये अर्ली स्टेजेस पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्नी को जब वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है तो वहां पर भी उसे कोई औरत नजर आती है और इससे पहले भी ऑर्नी को किचन के अंदर सीरियल का डब्बा गिरता हुआ नजर आता है और उसमें से एक रैट निकलता है। वो रैट जाता है किसी वॉल के होल में। जैसे ही अर्नी उस होल के अंदर देखता रहता है, जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसको वही विच नजर आती है।
अब इस विच को हम यहाँ पर पहली दफ़ा फुल फॉर्म में देखते हैं। ये दरअसल वही विच है जो कोई सैटेनिक रिचुअल्स को अपना रही थी। उन सैटेनिक रिचुअल्स के द्वारा ही शायद अर्नी और डेविड पोजेस हो चुके हैं। अब क्या इस औरत का ही हाथ है इन सब के पीछे? अब पोजेस्ड हो जाने के बाद अर्नी को अब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पर वो फुली पोजेस्ड हो चुका है किसी डीमन द्वारा। इवन कि उसे अब हर जगह पर कुछ ना कुछ भूत वगैरह नज़र आते हैं। इवन कि वो अपने बॉस ब्रूनो को भी चुड़ैल समझ बैठता है और अपनी जान बचाने की खातिर उसका खून कर बैठता है। वो उसके ऊपर 20 से 22 दफ़ा स्टैब करता है एक नाइफ के साथ। अर्नी जो कि अभी भी पोजेस्ड है, वो ब्रूनो का कत्ल करने के बाद वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक रोड पर चल रहा होता है जहाँ पर वो एक पुलिस कार को देखता है और पुलिस कार को देखने के बाद से ही वो पोजेशन उसके ऊपर से हट जाता है और अर्नी कहता है कि मैंने शायद किसी को मार दिया है। अब ये पुलिस वाला यहाँ पर कैसे पहुँचा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एड जो कि हॉस्पिटलाइज हो चुका था हार्ट अटैक होने के बाद, उसको काफ़ी देर से होश आता है। वो लोरेन को बताता है कि डेविड में से जो भूत निकला था वो अब चला गया है अर्नी के अंदर, जो कि अब कुछ भी कर सकता है। अब जाहिर है जितना बड़ा शरीर है उतना ज़्यादा हंगामा खड़ा करेगा। तो लोरेन पुलिस स्टेशन में कॉल करके उनको इन्फॉर्म कर देती है कि ब्रूनो के घर में कुछ बुरा हो सकता है जहाँ पर अर्नी है। और अब अर्नी पहुँच जाता है जेल में, जहाँ पर लोरेन और एड और उसके अलावा जो उसकी गर्लफ्रेंड है डेबी, ये सब के सब वहाँ पर बैठे हैं। अब अर्नी एड को यहाँ पर बाइबल के कुछ वर्सेस को रिसाइट करके सुनाता है, जिससे ये तो प्रूव हो जाता है कि ये अभी भी उस डीमन के द्वारा पोजेस तो नहीं है। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ ये पोजेस था, इसने अपनी जान को बचाने के लिए उसको भूत समझकर अगर मार दिया तो अब वो पोजेशन कहाँ गया, अब वो डीमन कहाँ चला गया? पोजेशन तो परमानेंट होता है, टेम्परेरी क्यों? यही सब बातें देखकर ये लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं। अब एड और लोरेन वारन के लिए यहाँ पर एक नया मसला खड़ा हो चुका है। इससे पहले हमने द कॉन्जरिंग 1 और 2 में जो हमने केसेस देखे थे, या जो पहले की जितनी भी मूवीज़ हैं द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर, उसमें क्या हो रहा था कि अगर एड और लोरेन की या किसी भी फादर की या किसी भी चर्च के मेंबर की अगर कोई जो इन्वॉल्वमेंट है किसी भी केस के अंदर, उसमें क्या होता था कि उन्होंने खुद ही उसको प्रूव करके चर्च तक लेके आना होता था कि हाँ ये एक डिमोनिक स्पिरिट का ही कोई मामला है, जिसमें चर्च वाले क्या करते थे, जाकर उस सिचुएशन को हैंडल करके खुद ही दबा देते थे। पर इस दफा इनके साथ बहुत ही अलग होने जा रहा है, क्योंकि अब ये केस पहुंच चुका है कोर्ट तक। अब इन्हें कोर्ट में भी यही साबित करना होगा कि हाँ डेविल भी होता है, जिस तरह गॉड है तो डेविल है, खुदा है तो शैतान है। ये सब बातें अब उनको प्रूव करना पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ अर्नी की जान को बचाने के लिए। अब एड और लोरेन जाकर मिलते हैं अर्नी के लॉयर को और उसको भी समझाते हैं कि हाँ अगर गॉड है तो डेविल भी होता है। वो उसको अपने कलेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, जो इनका छोटा सा म्यूजियम है, उसमें वो उसको एनाबेल डॉल से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो जो लॉयर है वो भी समझ जाती है कि हाँ डीमंस भी होते हैं, डेविल का भी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है, और वो एड और लोरेन वारन की हेल्प करने को राजी हो जाती है। इससे पहले तो वो अपने क्लाइंट को एक कातिल समझ रही थी, जैसे ही वो इनकी बातें सुनती और समझती है तो वो इनकी टीम में शामिल होकर अर्नी की जान को बचाने के लिए इनका साथ देने लगती है। पर वो लोरेन को यहाँ पर आकर बता देती है कि जो कुछ भी हो जाए हमें जैसे तैसे करके डेविल का जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव करना पड़ेगा, वरना कोर्ट वाले अर्नी को सूली पर लटका देंगे। अब एड और लोरेन यहाँ पर सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो लोरेन कहती है हमें ये सारा का सारा जो केस है हमें अब दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा, हम लोग इस सारे के सारे केस की जड़ तक पहुँचेंगे। यहाँ पर एड और लोरेन अपने घर में आकर ग्लेजल फैमिली का जो केस है उसको वापस से खोलते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स को निकाल कर दोबारा से सुनते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि 6 मंथ पहले ग्लेजल फैमिली वाले उस मकान में शिफ्ट हुए थे। अब उस मकान के एक रूम के अंदर डेविड को एक ऐसा बेड मिलता है जिसका जो मैट्रेस है वो पानी से भरा होता था, पर उस बेड के नीचे कुछ ऐसा डिमोनिक सोल था जो कि डेविड को डरा रहा था। अब उसने डेविड पर अटैक किया था, पर उसकी इस बात को किसी ने भी नहीं माना था। उन्होंने ये समझा था कि शायद डेविड ने इसके ऊपर जंप लगाकर सारे के सारे मैटर्स को फाड़ दिया है, या वो अपनी गलती को छुपाने के लिए ये सब कुछ ऐसा कर रहा है। अब ये घटना डेविड के केस में सबसे पहली घटना थी। तो लोरेन और एड उसी लोकेशन पर जाकर उसी रूम में पहुंचते हैं और जाकर वहां पे छानबीन करने से उन्हें उसी जगह पर नीचे कुछ जला हुआ निशान दिखाई देता है। तो ये लोग जाते हैं उस मकान के बेसमेंट में,
अब उस मकान की बेसमेंट में नीचे लोरेन को पहुंचते ही वहाँ पर एक खोपड़ी सी नजर आती है। ये खोपड़ी शायद किसी हिरन, कुत्ते या बकरी की है। लोरेन इस शकल की फोटोग्राफ्स लेती है और वापस आकर एड को भी बताती है और एड इन सारे के सारे फोटोग्राफ्स को निकाल कर अपने असिस्टेंट ड्रू को देता है और उसको कहता है कि इन सारी की सारी फोटोज को आसपास के सब पुलिस स्टेशन में बांट दो। अगर ऐसा केस कभी किसी ने देखा है तो वो हो सकता है हमसे राब्ता करें। हमसे जैसे ही वो कांटेक्ट करेंगे तो हमें अपना केस सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। एड और लोरेन इस खोपड़ी को देखने से ये समझ जाते हैं कि जो कोई भी है वो काला जादू करके डेविड को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसने डेविड को शाप दिया है। और यहाँ पर फादर गॉर्डन फादर कास्टनर नाम के एक फादर का कुछ बताते हैं जिसने कुछ अर्सा पहले एक फैमिली की हेल्प की थी जो कि इसी तरह के सैटेनिक रिचुअल्स को कर रहे थे। अब एड और लोरेन जाकर मिलते हैं फादर कास्टनर को। फादर कास्टनर जो कि इनकी बातों के जवाब बहुत ही घुमा फिरा कर देता है, वो इनको उन डिसाइपल्स की स्टोरीज को बताता है। अब डिसाइपल्स दरअसल उन लोगों को कहते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी के अंदर उन लोगों को असिस्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं। इनको आप कंपेनियंस भी समझ सकते हैं। अब इन डिसाइपल्स ने सैटेनिक रिचुअल्स को क्यों अपनाया, ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। उन्होंने जो खून खराबा किया था यहाँ पर फादर कास्टनर वही लोरेन को बताते हैं, पर लोरेन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लाइन कहती है कि हमने आपसे भी ज्यादा शैतान को अपने करीब आते हुए देखा है, ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हमसे ज्यादा। वो विच अभी भी ऑर्नी का पीछा नहीं छोड़ रही। हम देखते हैं कि जेल के अंदर ऑर्नी को अभी भी जंप स्केयर आ रहे हैं, बहुत ही अजीब तरह के भूत इसको नजर आते हैं। सफाई करते हुए बाल्टी नीचे गिरती है बेड के नीचे और बेड के नीचे से ही कोई भूत उस बाल्टी को अपने अंदर खींच लेता है और वहां से ऑर्नी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और उसी बीच के ऑर्नी को विजन्स आते हैं और ये सब लोग देखकर डर जाते हैं। मैसेच्यूसेट्स स्टेट का शहर डेनवर्स जहाँ पर एक डिटेक्टिव काम कर रहा है, उसने इस खोपड़ी को देख रखा था, तो उस फोटोग्राफ को देखकर वो ड्रू से कांटेक्ट करता है। ड्रू जो कि एड और लोरेन का असिस्टेंट है। अब ड्रू इनको बताता है कि आपको एक डिटेक्टिव मिलना चाहता है। अब ये डेनवर्स सिटी में जाते हैं और उस डिटेक्टिव को मिलते हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना होगी, क्योंकि वो डिटेक्टिव जो केस को हैंडल कर रहा था वो भी कुछ केस मिलता जुलता ही था। जेसिका नाम की लड़की एक फॉरेस्ट में जाकर अपनी दोस्त को मार देती है, बहुत ही बुरी तरह से कत्ल कर कर वहाँ से गायब हो जाती है। आखिर जेसिका उसको मारने के बाद कहाँ गई ये पुलिस ऑफिसर अब तक कुछ नहीं जानता। अब लोरेन जिसके पास पावर्स हैं कि वो पास्ट को देख सकती है, जो भी घटना हो चुकी है उसको वो फील करके बता सकती है कि इस जगह पर आखिर क्या एक्सीडेंट हुआ था, और वो इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को भी फील कर सकती है। यही पावर्स हैं लोरेन की, जो कि हम पहली मूवीज में भी देख चुके हैं। अब लोरेन यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट भी फौरन पास कर लेती है। डिटेक्टिव पूछता है कि इन सारे के सारे नाइफ में से कौन सा नाइफ था जो जेसिका ने यूज किया अपनी फ्रेंड को मारने के लिए। लोरेन फौरन ही बता देती है। अब ये लोग उसी फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पर जेसिका ने अपनी दोस्त का मर्डर किया था। यहाँ पर हमें एक बहुत ही कमाल का सीन दिखाया जाता है जब डे से नाइट हो जाती है। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रांजिशन थी। यहाँ पर लोरेन अपनी पावर को फिर से यूज करती है और हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर आने के बाद जेसिका पोजेस्ड हो गई थी और जेसिका ने अपनी फ्रेंड का मर्डर करने के बाद वहां से भागते हुए क्लिफ से नीचे छलांग लगा दी थी। अब इसी सारे के सारे एक्सीडेंट को लोरेन फील कर रही थी। अब लोरेन भी उस क्लिफ के पास पहुंच जाती है, पर वहां से कोई डेमोनिक हैंड वहां से निकलकर उसकी टांग को खींच लेता है, जिससे लोरेन नीचे गिरती है। पर एड वहां पर आकर फौरन उसकी जान बचा लेता है। अब लोरेन उस डिटेक्टिव को बता देती है कि जेसिका ने अपनी फ्रेंड का मर्डर करने के बाद उस क्लिफ से नीचे पानी में छलांग लगा दी थी। आप लोगों को सर्च करना होगा तो आपको बॉडी मिल जाएगी। अब वो लोग सर्च करते हैं तो उन्हें एक बॉडी मिलती है, पर वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं अभी तक कि हाँ क्या ये जेसिका की लाश है या नहीं। पर एड और लोरेन वारन क्योंकि इस सारे के सारे केस को जल्दी निपटाना चाहते हैं तो ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वहाँ पर लोरेन जेसिका के हाथ को पकड़कर अपनी पावर को दोबारा से यूज करती है और वो कनेक्ट हो जाती है उसी विच के साथ। अब वो दरअसल जो विच है वो ही जेसिका को भी कंट्रोल कर रही थी एक मर्डर करने के लिए। अब जेसिका के द्वारा लोरेन उस विच के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब ये कनेक्शन 2
दो तरफा है, यानी जिस तरह से यहाँ पर खड़े हुए लोरेन उस विच के कामों में टांग अड़ा सकती है, इसी तरह वो विच इसी कनेक्शन को यूज करते हुए लोरेन के द्वारा एड को और लोरेन के बॉडी को हर्ट कर सकती है वहां से खड़े होकर। और वो ऐसा ही करती है, वहां पर वो किसी लाश को वहां पर खड़ा कर देती है, एड और लोरेन पर अटैक करने लगती है, पर एड फौरन वहां से भागते हुए लोरेन का जेसिका से हाथ छुड़वा देता है, जिससे वो कनेक्शन जैसे ही ब्रेक होता है तो वो डेड बॉडी भी वापस नीचे गिर जाती है। ड्रू जो कि इनका असिस्टेंट है, उसे एक बुक मिलती है, वो लैटिन तो अब नहीं जानता, पर वो सिर्फ इतना समझ पाता है कि उसके ऊपर जो कुछ भी तंत्र मंत्र लिखे हैं जो कि लैटिन भाषा में है, उनका एक ही अर्थ है कि शैतान को खुश करने के लिए किस तरह से इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। वो सारे के सारे जो भी मेथड्स थे वो उसके ऊपर लिखे हुए थे। वो विच एड पर भी अपना एक अटैक करती है। अब पेरेंट फैमिली जिनका केस इन्होंने द कॉन्जरिंग 1 के अंदर सॉल्व किया था, उनकी तरफ से इनको फूलों का एक वास्ट जो है वो गिफ्ट किया गया था, जो कि इन्हें मेल हुआ था। अब उस वास्ट के अंदर पहले से ही कुछ वो स्कल था जिसको यूज करते हुए वो इनके साथ डिमोनिक जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा कर सकती है वो विच। ये लोग जान जाते हैं कि उस वास्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ है, वरना अगर ये लोग उसको ना तोड़ते तो एड बार बार पोजेस्ट हो रहा था किसी न किसी डीमन के द्वारा। अब वो दरअसल विच क्या कर रही थी मैं आपको बताता चलूं। वो विच दरअसल किसी भी इंसान को वो खोपड़ी उसके पास पहुंचाकर उसको कठपुतली की तरह नचा सकती है और अपने कोई भी काम किसी भी इंसान से ले सकती है, पर उसको सबसे पहले वो जो स्कल है वो पहुंचाना होता है उस इंसान के करीब। जैसे ही वो फिजिकल फॉर्म में उस इंसान के वो पास होता है वो खोपड़ी, वो विच किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकती है। और इस तरह से उसने एड को भी कंट्रोल किया, इसी तरह से उसने जेसिका को भी कंट्रोल किया था, और अर्नी और डेविड तो उसके शिकार पहले ही बन चुके थे। फादर कास्टनर के पास पहुंचने के बाद एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो जो विच है दरअसल फादर कास्टनर की ही बेटी है। फादर कास्टनर की एक बेटी थी जो कि न जाने किसी तरह से सैटेनिक रिचुअल्स को करने लगी। वो जैसे इनको परफॉर्म करने लगी तो वो अपने बाप से दूर होती गई। फादर कास्टनर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हीं सैटेनिक रिचुअल्स का सहारा लेने की कोशिश की, पर वो इन सब में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वो अब फादर भी नहीं थे किसी चर्च के। फादर कास्टनर बताते हैं कि इसी बेसमेंट के नीचे टनल्स हैं, किसी न किसी टनल में हो तुम्हें उसकी परछाई मिल जाएगी। अब लोरेन जाती है उन नीचे टनल्स के नीचे, जहाँ पर उसे वो टेबल मिलता है, और उसी टेबल के ऊपर वो सारी की सारी रिचुअल्स को वो विच पूरा किया करती थी, जिसकी वजह से वो वुडू वगैरह करके अर्नी और डेविड को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर आ जाती है वो विच, लोरेन पर अटैक करती है, पर लोरेन के पास जो पावर है उसके थ्रू वो उस विच की आंखों से भी देख पाती है, और पास पड़े हुए एक पत्थर को पकड़कर वो पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारती है और वहां से भाग जाती है। वो विच दोबारा से अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है और दोबारा से पोजेस कर लेती है एड को। एड जो कि एक बहुत बड़ा सा हथौड़ा उठाकर लोरेन के पीछे ही पड़ जाता है, उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लोरेन यहाँ पर अपनी लव की जो पावर है उसको दोबारा से यूज करती है, उसको बताती है, इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई जाती है। उसी को यहाँ पर दोबारा से यूज किया गया द कॉन्जरिंग 1 और 2 की तरह ही, और द कॉन्जरिंग 3 में भी इसी तरह से किया गया। अब एड उस डिमोनिक पोजीशन से निकल आता है, और दूसरी तरफ जो अर्नी था वो भी डिमोनिक पोजीशन के अंदर था, वो भी अपने आप को मारने वाला होता है कि एड जैसे ही अपने आप को संभालता है तो वो थोड़ा उठाकर जोर से उसी टेबल पर दे मारता है, जिससे वो सारे का सारा जो सैटेनिक रिचुअल हो रहा था वो खत्म हो जाता है। अब ये विच जो है जो भी सारा का सारा कर्स का खेल खेल रही थी, उसके अंदर उसने 3 लोगों की बलि देनी थी किसी न किसी तरह से, एक बच्चे की, एक प्यार करने वाले की, और एक ऐसे शख्स की जो कि गॉड पर बिलीव करता हो। अब गॉड पर बिलीव करने वाला एड है, प्यार करने वाला अर्नी, और एक बच्चा जो कि डेविड है। वो इन तीनों को ही इस तरह से शिकार करके अपना जो शैतान के साथ डील है उसको पूरा करने वाली थी। और हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर ये साबित हो जाता है कि अर्नी बेकसूर है, जो कुछ भी हुआ था उसमें अर्नी का कोई दोष नहीं है। और हमें बताया जाता है कि अर्नी डेबी से शादी कर लेता है और अभी भी वो एक खुशहाल जिंदगी डेबी के साथ गुजार रहा है। और हम देखते हैं कि एड और लोरेन वारन अपनी लाइफ दोबारा से गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो जंप स्केयर्स थे वो 3-4 ही थे जो मुझे ज़्यादा पसंद आए। जब एक वो बाल्टी वाला सीन, जब बाल्टी उसके अंदर चली जाती है बेड के नीचे, एक कर्टन वाला सीन जहाँ पर वो रिंग्स थे जो हाथों में कन्वर्ट हो गए थे, और लोरेन वारन का जब इनकाउंटर हुआ था उस विच के साथ, तो सेम टू सेम एक रेप्लिका, यानी कि आप उसको एक डुप्लीकेट भी कह सकते हैं, जो कि सेम टू सेम मूवमेंट कर रहा था लोरेन वारन की तरह ही। आपको कौन कौन सी ज़्यादा डिटेल अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर नहीं देखी तो जाकर देखें, HBO Max के ऊपर अवेलेबल है।
अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो मिलूंगा मैं आपको एक नेक्स्ट किसी और डरावनी मूवी के साथ। टिल देन बाय। I won't back down, I'ma beat 'em. I'm starting to feel like I've been under pressure. I'm keeping my foot on their neck, I won't let up. I know when I fall down, I gotta just get up. I brush it all off, I'm better than ever. Been through a lot, but I'm never gonna settle. Know that I've been heating up like a kettle. Thinking back when I was studying dental. Now I got plaques coming on the way, that's special. Yeah,